हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सब्जेक्ट में हमने राज्यपाल टॉपिक के बारे में पढ़ा था और यह हमारा पहला पार्ट था। तो आज हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान है, वो कब वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातों को हमने यहां कवर किया है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल के वीटो पावर की। तो साधारण विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। क्या साधारण विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? तो देखो, वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है, और रोकने की घोषणा इसे बोलते हैं आत्यंतिक वीटो। और तीसरी पावर की बात करें तो वह विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है, और दोस्तों निलंबनकारी वीटो कह सकते हैं। ओके, एक बार फिर से देख लो कि राज्यपाल को जो वीटो पावर दिया गया है, तो साधारण विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। दूसरा विकल्प, वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है, जिसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। और वह विधेयक जो अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। ओके, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आंसर दीजिए कि साधारण विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के पास क्या विकल्प होता है। यहाँ दो सेंटेंस है, दोनों में से राज्यपाल के पास क्या विकल्प होगा। चलिए पढ़ो। वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। हाल ही में मैंने आपको बताया कि राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। इनमें से पहला ऑप्शन था वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, और दूसरी बात, वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है। जी हाँ, जिसे क्या दोस्तों कहते हैं, आत्यंतिक वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्यंतिक वीटो कहते हैं। तो यह राज्यपाल के पास दोनों प्रकार के विकल्प होते हैं। तो सही आंसर बन जाता है 1 और 2, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है, और इसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। दोस्तों, राज्यपाल को प्राप्त यह शक्ति इसे बोलते हैं जेबी वीटो। क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है, और इसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। तो राज्यपाल को प्राप्त यह शक्ति जिसे कहा जाता है जेबी वीटो। ओके, चलिए आंसर दीजिए। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है? तो राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और धन विधेयकों के संबंध में दोस्तों राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं? तो देखो, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है। क्या धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है, और वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, जिससे वह अधिनियम बन जाता है। दोस्तों, यदि एक बार स्वीकृति दे दे तो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और प्रायः वह स्वीकृति ही देता है, क्योंकि विधानसभा में धन विधेयक पेश किए जाने से पहले
उसकी पूर्व सहमति ली जा चुकी होती है। क्या दोस्तों, किसी भी धन विधेयक यदि विधानसभा में पेश किए जाने से पहले क्या राज्यपाल की पूर्व सहमति ली जा चुकी होती है, और इसीलिए राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता यह धन विधेयक के मामले में, उसे दोस्तों परमिशन देनी ही पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। धन विधेयक किसकी अनुमति से राज्यसभा में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ओके, राज्यपाल की अनुमति से। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्राप्त है। क्या हमारे सभी राज्यों के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत यदि राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है, यानी कि राज्य में विधानसभा का सत्र जारी नहीं है और राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और भारत देश के ऐसे भी राज्य है जहां विधानमंडल में 2 सदन है और एक सदन विधान परिषद, दूसरा सदन विधानसभा। तो दोनों सदनों में से या कोई एक सदन में सत्र जारी नहीं होना चाहिए और सत्र जारी नहीं है और विकट परिस्थितियां पैदा हो गई है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो हमने कौन से अनुच्छेद का जिक्र किया? संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। और राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास है। क्या राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति क्या राज्य के विधानमंडल के पास है? और इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। क्या दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है वो इतना ही शक्तिशाली होता है जितना अधिनियम। और अध्यादेश के निरंतर जीवित रहने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का विधानमंडल नया सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने से पहले उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर दे, तो ही अध्यादेश जीवित रह सकता है। क्या अध्यादेश के निरंतर जीवित रहने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का विधानमंडल नया सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने से पहले उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर दे, और राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। क्या राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है? चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ 3 सेंटेंस दिए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं। राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। हाल ही में मैंने आपको बताया कि राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है और इस अध्यादेश का कोई प्रभाव नहीं होता है। अध्यादेश का ठीक उसी तरह प्रभाव होता है जैसा अधिनियम का होता है। तो यह सेंटेंस गलत। और राज्यपाल राज्य से संबंधित विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही बात कि राज्यपाल राज्य से संबंधित विषयों पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। 1 और 3 नंबर के सेंटेंस सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 3। सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों, राज्यपाल को प्राप्त वित्तीय शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, तो बजट रखा जाए। क्या राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखा जाए। और राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। दोस्तों, राज्य की आकस्मिकता निधि के संरक्षक किसे कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है।
कि राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। चाहे दोस्तों किसी भी राज्य में अर्थक्वेक आया हो, किसी भी राज्य में दोस्तों चक्रवात आया हो और भारी नुकसान हुआ है, तो ऐसे वक्त में राज्यपाल राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्य की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो राज्य की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें, राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्या? राज्यपाल राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल प्रस्तुत करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और राज्यपाल हर 5 वर्ष के बाद अपने राज्य की पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। क्या? राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल हर 5 वर्ष के बाद अपने राज्य की पंचायती संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और राज्यपाल के पास दोस्तों न्यायिक शक्तियां जो प्राप्त है उनकी बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों को क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है और यह शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के समान ही है, लेकिन कुछ मामले में राष्ट्रपति के पास शक्ति ज्यादा है। एक बार फिर से देखो कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों को क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है और यह शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के ही समान है। और क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों में 3 अंतर है। क्या? क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों में 3 मामलों में भिन्नता है। एक कि राष्ट्रपति केंद्रीय विधियों के मामले में जबकि राज्यपाल राज्य विधियों के मामले में क्षमादान कर सकता है। क्या? राष्ट्रपति केंद्रीय विधियों के मामले में जबकि राज्यपाल राज्य विधियों के मामले में क्षमादान कर सकता है। और दूसरी बात कि मृत्यु दंड को माफ करने का राष्ट्रपति के पास अनन्य अधिकार है, चाहे वह केंद्रीय विधि के तहत हो या राज्य विधि के तहत, लेकिन मृत्यु दंड को माफ करने का अनन्य अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, चाहे वह केंद्रीय विधि के तहत हो या राज्य विधि के तहत। और राज्यपाल के पास मृत्यु दंड के मामले में सीमित शक्ति दी गई है, वह अधिक से अधिक उसे स्थगित, प्रविलंबित अथवा लघुकृत कर सकता है, लेकिन दोस्तों माफ नहीं कर सकते। यह दोस्तों राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के मामले में यहां सीमित हो जाती है। एक बार फिर से देख लो कि मृत्यु दंड को माफ करने का राष्ट्रपति के पास अनन्य अधिकार है, चाहे वह केंद्रीय विधि के तहत हो या राज्य विधि के तहत। और राज्यपाल के पास मृत्यु दंड के मामले में सीमित शक्ति दी गई है, वह अधिक से अधिक उसे स्थगित कर सकते हैं, प्रविलंबित कर सकते हैं अथवा लघुकृत कर सकते हैं। राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। क्या? राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्तियों की कुछ मदद नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ दंडों तथा दंडादेशों को क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है? तो राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कुछ दंडों, कुछ दंडादेशों को क्षमा, निलंबित या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 161 के तहत। मृत्यु दंड को माफ करने का किसके पास अनन्य अधिकार है? बताइए। मृत्यु दंड को माफ करने का अनन्य अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सही आंसर ऑप्शन सी।
और राज्यपाल को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकता है और राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति ऐसी घोषणा हालांकि राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कर सकता है। एक बार फिर से देख लो कि यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकता है और राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति ऐसी घोषणा हालांकि राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कर सकता है। चलिए आंसर दीजिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपात की उद्घोषणा की जा सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपात की उद्घोषणा की जाती है, जो मैंने आपको हाल ही में बताया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान किया गया है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और राज्यपाल को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों की भी बात कर ले तो व्यक्तिगत रूप में दी गई विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी है? तो पहली शक्ति, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना। क्या? राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय शक्तियां भी दी जाती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यह 4 राज्यों के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्पादन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण आदि शक्ति दोस्तों दी जाती है राज्यपाल को, और यह विवेकाधीन शक्तियां है। एक बार फिर से देख लो कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय प्राप्त शक्तियां, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्पादन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण आदि शक्तियां है राज्यपाल के पास। और अव्यक्त रूप में विद्यमान विवेकाधीन शक्तियों की भी बात कर ले तो विधानसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने तथा उसका निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के मामले में दोस्तों यह अव्यक्त रूप में विद्यमान विवेकाधीन शक्तियां है राज्यपाल के, कि विधानसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में किसी बहुमत वाली पार्टी को, जिसके पास स्पष्ट रूप से बहुमत न है लेकिन बड़ी पार्टी है और वो गठबंधन से सरकार बनाना चाहते हैं, तो वह न्योता भेज सकते हैं। और कार्यकाल के दौरान अचानक किसी मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है तो उनके उत्तराधिकारी यदि स्पष्ट नहीं है तो भी राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और बाद में 1 माह के भीतर उसे बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ओके, तो उसका निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में भी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करते हैं। और राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के मामले में दोस्तों यदि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने पर पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा और मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना पड़ेगा। यह विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल के पास है। चलिए आंसर दीजिए, मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? विघटित करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और वाकई में आपको मजा आया है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से पूरी तरह मैंने राज्यपाल को समझाने की कोशिश की है।
बढ़िया मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।